अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज का जो मेरा लेक्चर है वो इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी का लेक्चर नंबर 7 है। इससे पहले हमारे 6 लेक्चर कंप्लीट हो चुके हैं और नेक्स्ट इंशाल्लाह बाकी जितने रिमेनिंग लेक्चर हैं मैं कोशिश करूँगी कि जल्दी हम उसको कवर कर लें। मेरी इन वीडियोस का या इस सीरीज़ को स्टार्ट करने का जो ऑब्जेक्टिव है वो यही है कि जैसा कि इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी बहुत से प्रोग्राम्स के अंदर इसको इंट्रोड्यूस करवाया गया है और डिफरेंट बिजनेस के, इकोनॉमिक्स के हो जाएं या फिर और जो आईटी के हैं या कंप्यूटर के हैं, उसमें आपको इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी वाला सब्जेक्ट ज़रूर पढ़ना होता है, ठीक है। और जो साइकोलॉजी के फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं उन्होंने भी इसको पढ़ना होता है। तो मेरी कोशिश बेसिक यही है कि ये आपका एक बेसिक सब्जेक्ट है और इसमें मैं आपकी कोशिश करूँ कि कंसेप्ट को बिल्डअप कर दूँ। तो अगर मैं किसी भी पॉइंट को स्टडी नहीं करती हूँ या ड्यूरिंग वीडियो में उसको अगर स्किप कर देती हूँ तो उसका मतलब यही है कि वो जो हमारा पॉइंट है उसके अंदर या तो एक नॉर्मल सी फॉर्मल सी स्टोरी लिखी गई है, ठीक है, जिसको मैं वैसे ही बातों बातों में आपको समझा देती हूँ, या वो एज सच इम्पॉर्टेंट नहीं है जितना कि बाकी कंसेप्ट हैं। तो जितने भी कंसेप्ट को मैं हाईलाइट कर रही होती हूँ आप उन्हीं को ही कंसिडर किया करें, ठीक है। जो समझा रही होती हूँ उन्हीं को बिल्डअप कर लें ताकि आपकी ये बुक जो है इस पर आपका कंसेप्ट भी बिल्ड हो जाए और आप अच्छे से जो है एमसीक्यूज़ के लिहाज से जो मैं बता रही हूँ उनको भी प्रिपेयर करके अपना अच्छा सीजीपीए बना सकें। तो काफ़ी बातें हो गई हैं, चलते हैं आज के लेक्चर की तरफ। और इसमें मैं कोशिश करूँगी कि जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, जो इम्पोर्टेंट कंसेप्ट हैं, उन्हीं को हम कम टाइम के अंदर जल्दी जल्दी कवर करने की कोशिश करेंगे। चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें। हमारे इस चैनल पे सब्सक्राइबर बहुत कम हैं लेकिन व्यूअर्स जो हैं वो जितने भी हैं मैक्सिमम हमारे जो व्यूअर्स हैं उनमें वही लोग हैं जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। तो बाकी जो जितने भी, अगर आप न्यू हो हमारे चैनल पे तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि अपकमिंग वीडियोज़ आपको मिलती रहें। आज का जो लेक्चर है इसमें हमने बेसिकली ह्यूमनिस्टिक अप्रोच को देखना है, ठीक है। ह्यूमनिस्टिक अप्रोच क्या है, क्या इसकी थ्योरी थी, क्या कंसेप्ट थे, कौन लोग थे, उन सबको हमने देखना है, ठीक है। देखिए इसमें ह्यूमनिस्टिक थ्योरी जो है ना उसमें जो जिनके नाम आते हैं वो बीएफ स्किनर का नाम आता है, ठीक है। और भी नाम है लेकिन यहाँ पे इन्होंने जो है वो स्किनर के वर्क और उसकी चीज़ों को जो है वो हाईलाइट किया हुआ है, ठीक है। हम नेक्स्ट पढ़ते हैं, हमें पता चलता रहेगा। ये क्या कह रहे हैं कि एन अल्टरनेटिव टू साइकोएनालिसिस एंड बिहेवियरिज्म ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी बिकम नो एज द, मतलब कि साइकोएनालिसिस, उसके बाद बिहेवियरिज्म हमने पढ़ा और उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, हम ह्यूमनिस्टिक थ्योरी को देख रहे हैं और ये एक थर्ड फोर्स के तौर पे हमारे पास आ रही है। अब देखें इसमें ये बता रहे हैं कि ये वाली अप्रोच किस पे फोकस करती है। द आइडिया दैट पीपल आर इन कंट्रोल ऑफ देयर लाइव्स, ठीक है। लोगों का जो कंट्रोल है वो उनकी अपनी लाइफ पे फुली होता है एंड दे आर हीरोज ऑफ देयर लाइफ, बेसिकली अगर हम कहना चाहें ना। द पर्सन आर द सेल्फ एंड पर्सनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट आर टू बी एम्फसाइज्ड, ठीक है। अच्छा, इसमें देखिए assumptions ऑफ द ह्यूमनिस्टिक अप्रोच, इसमें क्या है, इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड बिहेवियर वी मस्ट कंसिडर द सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस ऑफ द पर्सन। इसमें हम सब्जेक्टिव एक्सपीरियंसेस देते हैं, जैसे कि हमने पहले पढ़ा कि रिसर्च के मामले में हमने पढ़ा था कि हम ऑब्जेक्टिफाई करते हैं, तो यहाँ पे जो है उसका सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस है, ठीक है। अच्छा, ह्यूमनिस्टिक वर्सेस साइकोडायनेमिक्स को ये एक्सप्लेन करें। ह्यूमनिस्टिक अप्रोच एम्फेसिस ये किस पे एम्फसाइज करती है, ये पर्सन पे करती है। द साइकोडायनेमिक किस पे करती है, अनकॉन्शियस पे करती है। एंड द बिहेवियरिस्टिक फोकस ऑन द एक्सटर्नल डिटर्मिनेंट्स, ठीक है। आगे देखें, आगे इन्होंने एक्सप्लेन किया है कि ह्यूमनिस्टिक अप्रोच इज मोर ऑप्टिमिस्टिक देन द अदर टू इन सेंस इट इज़ बिलीव एंड द पर्सनस एबिलिटी एंड विल। अब इसका जो फोकस है वो पर्सन पे होता है, ठीक है, और बाकी जो दूसरी हैं उनमें से एक का जो है बिहेवियर पे और दूसरे का अनकॉन्शियस पे होता है। अब देखें ये कह रहे हैं कि अकॉर्डिंग टू ह्यूमनिस्टिक थिंकर लिमिटिंग अवर सेल्फ टू ऑब्जर्वेबल बिहेवियर एंड एक्सटर्नल स्टिमुलाई अलॉन्ग इज इग्नोरिंग द थिंकिंग फीलिंग पर्सन एंड दैट इज़ डीह्यूमनाइजेशन, ठीक है। इसमें ये कह रहे हैं कि जो भी आपकी लिमिटेशंस है ना अपने अबाउट या फिर आप एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के अबाउट, उसके अंदर एक पर्सन का, मतलब कि बेसिकली ये समझाना ये चाह रहे हैं कि ह्यूमनिस्टिक जो थिंकिंग है ना उसके अबाउट अगर किसी भी कोई भी एक इंसान को लिमिटेशंस आ रही हैं या हर्डल्स का सामना करना पड़ रहा है तो वो उसकी अपनी परसेप्शंस है, ठीक है। और फ्री विल की अगर हम बात करें तो ह्यूमन पोजेस द एबिलिटी टू मेक डिसीजंस अबाउट देयर लाइफ, ठीक है, वो उनके पास फ्री विल का ऑप्शन है। अच्छा, अब इसकी सेंट्रल थीम्स के बारे में कुछ बताया हुआ है, ठीक है। हेयर एंड नो पे इम्पॉर्टेंट इसका है, हेयर एंड नो पे एम्फसाइज करती है, होलनेस या कंप्लीटनेस पे फोकस करती है, ठीक है।
individual freedom in directing his future, capacity for personal growth, intrinsic worth, potential for self fulfillment। ठीक है, ये इस तरह की चीज़ें हैं। इसमें ना जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नाम है, आप यहाँ देखें कुछ लोगों के नाम लिखे हुए हैं जिन्होंने इस चीज़ पे ह्यूमनिस्टिक पे बहुत काम किया ना, जैसे कि कार्ल रॉजर्स है, इब्राहिम मास्लो है, स्ट्रांगली felt that approach prevalent at that the time could not adequately address issue like the meaning of the behavior and the nature of healthy growth। ठीक है, इन लोगों के काम की बात करें आप देखें, अलग अलग से भी बताएंगे कि कार्ल रॉजर्स साहब का क्या काम था ह्यूमनिस्टिक के अंदर, और उन्होंने किस तरह से इसके अबाउट थियरीज लिखी और उनको कैसे जस्टिफाई किया ना। तो यहाँ स्टार्ट में तो उनकी बस यही बता रहे हैं, उनका बायोग्राफी ही बता रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे रॉजर्स, उसको हम इतना कंसिडर नहीं करेंगे, आप बस एक दफ़ा पढ़ लीजिएगा रॉजर्स की अप्रोच क्या है। रॉजर्स की अप्रोच ये है कि प्राइमरली अ क्लिनिकल थ्योरी बेस्ड ऑन अ ईयर ऑफ रॉजर्स एक्सपीरियंस डीलिंग विद हिज क्लाइंट। ठीक है, in its richness and maturity, his theory matched that of the Freud, a theory well thought out and logical, having broad application. The theory emphasized on a single factor, force of life। ठीक है, उसका जो emphasis था वो किस पे था, force of life के ऊपर था। और उसमें उन्होंने क्या कहा था कि cause the actualizing tendency built in motivating present in every life from the develop its potential to the fullest extent possible। ठीक है, इन चीज़ों की बात। अच्छा, यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट जो एक कंसेप्ट याद रखने वाला है कि रॉजर्स का जो तरीका था ना वो पर्सन सेंटर्ड था। ठीक है, वो पर्सन पे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट कंसिडर करता था, और वो उसकी जो है वो पावर पे और उसकी फुली फंक्शनिंग पे। फुली फंक्शनिंग क्या है, अ पर्सन बिकम ऑल दैट ही और शी इज़ कैपेबल ऑफ, वो तमाम वो सब कुछ करे जो कि जिसका वो कैपेबल है। ठीक है, अच्छा, इसके बाद ये है कि नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि इसमें मज़ीद क्या बताया हुआ है। कांग्रेस के बारे में बात की हुई है। ठीक है, अ फीलिंग ऑफ इंटीग्रेशन व्हेन द सेल्फ एंड द आइडियल सेल्फ मैच। ठीक है, कि आपका जो रियल सेल्फ है और आइडियल सेल्फ है, जब वो आपस में मैच कर रहे होते हैं तो आप एक कंप्लीट कांग्रेस की सिचुएशन में होते हो। सेल्फ के बारे में मज़ीद, आइडियल सेल्फ क्या होता है, आइडियल सेल्फ वो है जिसमें आपके जो हैं वो आपके गोल्स होते हैं, एस्पिरेशंस होती हैं। ठीक है, फिनोमेना फील्ड एंड इंडिविजुअल यूनिक परसेप्शन ऑफ वर्ल्ड है, उसकी अपनी ही एक्चुअलाइजेशन टेंडेंसीज क्या होती हैं, एंड इन नेट ड्राइव रिफ्लेक्टिंग द डिज़ायर टू ग्रो, डेवलप एंड इन्हांस वन कैपेसिटीज़। ठीक है, अच्छा, कंडीशन ऑफ वर्थ ये है कि इसमें आप देखें कि डिफेंसेस का ये है कि इन केस ऑफ एन इनकॉन्ग्रेटिव बिटवीन वन द आइडियल, जबकि आइडियल और रियल सेल्फ के दरमियान जो है वो मतलब कि इनकॉन्ग्रेंस आ रही हो ना। रॉजर्स टॉक अबाउट ओनली टू डिफेंस, डिनाइल और परसेप्चुअल डिस्टॉर्शन की बात की। डिनाइल तो हमें पता है कि जब हम डिनाई कर रहे हों, ठीक है, कि किसी चीज़ को एक्सेप्ट ना कर रहे हों, और परसेप्चुअल डिस्टॉर्शन ये है कि री इंटरप्रेटिंग द सिचुएशन सो दैट इट अपीयर्स लेस थ्रेटनिंग। आप जो है किसी चीज़ को इस तरह से इंटरप्रिटेशन उसकी ऐसे करते हो कि वो कम थ्रेटफुल हो जाए। ठीक है, उसके अंदर जो डेंजर वाला एलिमेंट है वो कम हो जाए। ठीक है, अच्छा, इसमें देखिए न्यूरोटिक्स और साइकोटिक, इन दोनों का भी डिफरेंस है। मैं वेरी सिंपल वे में आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगी कि किस तरह से जो है वो साइकोसिस क्या है। व्हेन अ पर्सन डिफेंस और ओवरवेल्म्ड एंड देयर सेंस ऑफ सेल्फ बिकम शैटर्ड। साइकोसिस में पर्सन जो है ना वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है, मैनेज नहीं हो पाता ना। जैसे कि अब हमारे पास एग्जांपल है साइकोसिस की, जैसे स्किज़ोफ्रेनिया देख लें। ठीक है, और न्यूरोटिक्स जो हमारे पास चीज़ें होती हैं ना वो थोड़ी माइल्ड मॉडरेट लेवल की होती है। ठीक है, लेवल ऑफ एंजाइटी बिकम ग्रेटर एंड दे यूज मोर एंड मोर डिफेंसेस, इट बिकम अ वेरियस साइकिल दैट द पर्सन इवेंचुअली इज अनएबल टू गेट आउट ऑफ एटलीस्ट। ठीक है, इसमें भी ये होता है, लेकिन ये बहुत स्वेयर उस तरह की स्टेज नहीं होती है। ठीक है, अच्छा, कार्ल रॉजर्स ने साइकोथेरेपी पे किस तरह से काम किया ये भी मैं आपको बता देती हूँ कि कार्ल रॉजर्स ने काउंसलिंग पे जब काम किया ना तो उसमें भी उनका यही था कि उन्होंने इस चीज़ पे ही एम्फेसिस करना था कि वो क्लाइंट सेंटर्ड थेरेपी पे फोकस करते थे। ठीक है, क्लाइंट सेंटर्ड थेरेपी के मतलब कि किस तरह से अच्छा, क्लाइंट सेंटर्ड थेरेपी की मैं बात कर रही थी, उसमें ये था कि
क्लाइंट सेंटर्ड थेरेपी की मैं बात कर रही थी, उसमें ये था कि फिर कॉल रॉजर्स इज़ बेस्ट नोन फॉर हिज कंट्रीब्यूशन टू थेरेपी, ठीक है। पर्सन सेंटर्ड या क्लाइंट सेंटर्ड कि वो अपने क्लाइंट को एम्फोसिस करते थे, ठीक है, क्लाइंट की बातों को सुनते थे और उस पर फोकस करते थे और उसके मुताबिक थेरेपी करते थे, ठीक है। अच्छा, कांग्रेस क्या है? कांग्रेस ये है कि जेन्युइन एंड सोनेस्टी विद द क्लाइंट। एम्पैथी क्या है? द एबिलिटी टू फील व्हाट द क्लाइंट फील, ठीक है। अच्छा, और रिस्पेक्ट क्या है कि आप एक्सेप्ट करो जिस तरह से आपका क्लाइंट है, ठीक है। अब आगे इब्राहिम मास्लो की बात की जा रही है कि उन्होंने क्या किया, उन्होंने थ्योरी ऑफ मोटिवेशन दी, ठीक है। इसके बाद उन्होंने ह्यूमनिस्टिक अप्रोच पे भी काम किया और उसके बाद उन्होंने पेसिमिस्टिक और नेगेटिव ओरिएंटेड चीज़ों पे भी काम किया। की पॉइंट्स इनकी क्या थे? इनके जो की पॉइंट्स थे वो यही थे कि मैं इनमें से कुछ देख लेती हूँ इंपॉर्टेंट, जो कि इजीली आपको समझ आ जाए। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि पीपल नीड्स आर नॉट लो लेवल एंड बेस, वी हैव पॉजिटिव नीड्स दैट मे बी बिकम न्यूट्रल इन द वर्स्ट केसेस, ठीक है। हमारी पॉजिटिव नीड्स होती हैं जो कि न्यूट्रल होती हैं वर्स्ट केसेस के अंदर भी, बट विल नॉट टर्न नेगेटिव और बेस, नेगेटिविटी की बेसिस पे नहीं होती। नीड मोटिवेशन ह्यूमन एक्शन, ह्यूमन की एक्शंस के लिए आपको मोटिवेशन की ज़रूरत होती है। साइड नीड्स आर वेरी फ्यू इन नंबर, बहुत कम है नंबर में। द ह्यूमन बिहेवियर डजंट रिस्पॉन्स टू नीड बट वी विल बी ग्रो इन सेइंग दैट ऑल आवर नीड्स आर ओनली फिजियोलॉजिकल इन नेचर, हमारी जो नीड्स हैं वो फिजियोलॉजिकल हैं, ठीक है। इब्राहिम मास्लो ने पूरी हमें एक थ्योरी दी थी जिसमें उन्होंने जैसे कि अगर मैं इसको एक्सप्लेन करना चाहूँ तो उन्होंने सबसे पहले फिजियोलॉजिकल नीड्स की बात की। जब हमारी वो पूरी हो जाती हैं देन वी आर गोइंग टू वर्ड सेफ्टी नीड, जब वो कंप्लीट होती हैं देन लव एंड बिलोंगिंगनेस नीड आ जाती है, जब वो कंप्लीट होती है आपकी सेल्फ इस्टीम की या इस्टीम नीड्स आ जाती हैं, और जब आप उस पर कंप्लीट होते हो तो देन आपका जो होता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की टेंडेंसीज डेवलप हो जाती हैं, ठीक है। मेटा नीड्स और डेफिशिएंसी नीड्स क्या हैं? पेपर के लिहाज से आपको पता होना चाहिए। ये वो नीड्स हैं मेटा नीड्स जो कि डिज़ायर पे बेस होती हैं, और इसमें क्या होता है कि आप फॉर मीटिंग अ डेफिशिएंसी एक्सप्रेस इन द नीड फॉर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के कंटेक्स्ट में आप अपनी नीड्स को मीट करते हो। द एब्सेंस ऑफ द अंडरलाइंग रिक्वायरमेंट, इसमें आपकी अंडरलाइंग रिक्वायरमेंट्स जो हैं उनका एब्सेंस होना ट्रिगर करता है उस नीड को, ठीक है। जैसे कि फिजियोलॉजिकल, आपके पास खाना नहीं है तो आपकी फिजियोलॉजिकल नीड एक्टिव होगी और आपको भूख लगेगी और आप अपनी भूख को मीट करने के लिए कुछ एक्शंस करेंगे, ठीक हो गया। अच्छा, इसके बाद हमारा जो है वो इन्हीं चीज़ों को एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है। फिजियोलॉजिकल में हमारी फूड आ जाता है, फुलफिलमेंट में प्रोफेशन आ जाता है। अच्छा, फिर इसके बाद पैथोलॉजिकल एसोसिएशन में एंटी सोशल पर्सनैलिटी को देख लें। इंस्टीम नीड्स के अंदर इंसान का फुलफिल्ड, ऑनर, अवार्ड, ये चीज़ें आ जाती हैं। एक्चुअलाइजेशन नीड के अंदर फुलफिल्ड वही, फिर मतलब कि आपकी कोई ऐसी स्किल है या कोई इस तरह का वो आ जाता है। अब इसके ऊपर क्रिटिसिज्म भी किया गया है। क्रिटिसिज्म क्या था कि इसमें अंदर ये था कि आपको जो है आल्दो कम्प्रीहेंसिव एंड वेल फॉर्म थ्योरी इट हैज़ बीन क्रिटिसाइज्ड एट सम पॉइंट, कैन वी एक्चुअली फॉर ऑल केसेस डिस्ट्रीब्यूट हैड नीटली ऑर्डर दीज नीड, मतलब कि जिस तरह से हमने इसको ऑर्डर किया हुआ है क्या हकीकत में भी ऐसा ही है? देयर इज़ अ लिटिल एम्पेरिकल एविडेंस टू सपोर्ट मैस्लो वे ऑफ रैंकिंग नीड, कि उसने किस तरह से इसको रैंक किया हुआ है, ठीक है। एग्जिस्टेंस ऑफ ह्यूमन अप्रोच, इसमें देखें पॉजिटिव साइकोलॉजी है। और इसके बाद फिर ये है कि इन्होंने मज़ीद इसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन किया हुआ है, वही जो नीड्स की ही कहानी थी वही है। अच्छा, कॉग्निशन का जो प्रोसेस है वो और कंप्यूटर, इसको जब भी हम कॉग्निशन को समझते हैं ना तो हम कंप्यूटर के साथ उसको रिलेट करते हैं। हम कहते हैं कि जिस तरह से हमारे कंप्यूटर्स के अंदर सॉफ्टवेयर होते हैं इसी तरह से हमारे हमारे ब्रेन के अंदर भी सॉफ्टवेयर है, ठीक है, जिसमें डिफरेंट किस्म की प्रोसेसेस कंप्यूटर की तरह हो रही होती है, ठीक है। जैसे कि इंफॉर्मेशन आई वो हम तक पहुंची, हमारे माइंड में ब्रेन के किसी हिस्से तक पहुंची, तो फिर वहाँ से हमारा इमेज बना, इमेज बनने के बाद हमारी परसेप्शन बनी, हमने उसको कैसे परसीव किया, हमें क्या समझ लगी, हमने उसको क्या मीनिंग दिए। तो ये जो तमाम प्रोसेसेस है ना, ये इसी तरह से इसको कंप्यूटर के साथ रिलेट करके इसको जो है वो समझाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। जैसे कि इसमें बताया जाता है, जैसे मैंने सॉफ्टवेयर की एग्जांपल दी, और यहाँ पे इन्होंने जो जिक्र किया हुआ है ना वो यही है, इन्होंने पियाजे का जिक्र किया हुआ है कि दैट इन्फेंसी टू एडोलेसेंस चाइल्ड एडवांस थ्रू अ प्रेडिक्टेबल सीरीज ऑफ कॉग्निटिव स्टेज, ठीक है। B.F. स्किनर का इन्होंने जिक्र किया हुआ है कि उन्होंने क्या किया था, क्लेम दैट लैंग्वेज इज एक्वायर्ड अकॉर्डिंग टू द लॉज ऑफ ऑपरेंट कंडीशनिंग।
आप जो है वो ऑपरेंट कंडीशनिंग के ज़रिए लर्निंग करते हो, इसका जिक्र उन्होंने किया, ठीक है। और इसके बाद कुछ लोगों के नाम हैं कॉग्निटिव के बारे में है कि द नो नॉलेज एंड द प्रोसेस ऑफ नोइंग। अच्छा, इसमें आपकी थॉट्स आती हैं, फीलिंग आती हैं, थिंकिंग आती हैं, वैल्यूज़ आती हैं, ये सारी चीज़ें आ जाती है, सही हो गया। अच्छा, इसके बाद जो हमारा एम्फेसिस है वो भी कुछ इंपॉर्टेंट लाइन इस तरह से लिखी हुई है कि आप बिहेवियर को अंडरस्टैंड करते हो, कॉग्निशन को, थॉट पैटर्न को अंडरस्टैंड करते हो इसके अंदर, ठीक है। और इसके बाद कॉग्निटिव अप्रोच मेनली किस पे फोकस करती है, तो वो आपके इमोशंस पे, आपके सोशल बिहेवियर पे और आपके बिहेवियर मॉडिफिकेशन पे फोकस करती है, सही हो गया। अच्छा, इसके बाद क्या है, इसके बाद स्टिमुलस के बारे में है जो कि हमने पहले पढ़ा है, ठीक है। इमोशन और कॉग्निटिव अप्रोच के बारे में जिक्र है कि उसने स्टेनले ने क्या कहा, अकॉर्डिंग टू हिम इमोशन रिजल्ट फ्रॉम द फिजियोलॉजिकल अराउजल एंड एज वेल एज कॉग्निटिव अप्रेजल ऑफ द सिचुएशन, ठीक है। अराउजल कम फर्स्ट एंड इज जनरल इन नेचर, ठीक है। इसमें अराउजल की बात हो रही है, इमोशंस की हो रही है, ठीक है। इमोशंस क्या है, इमोशंस आपके जो हैं वो कंस्ट्रक्ट थ्योरी जो है वो केले ने दी थी और उन्होंने बताया था, जॉर्ज केले ने, एक्सप्रेस एम्फेसिस ऑन हाउ अ पर्सन कॉग्निटिवली कंस्ट्रक्ट, किस तरह से कॉग्निटिवली थॉट पैटर्न के ज़रिए वो अपनी एक दुनिया बनाता है, ठीक है। इसी तरह से मिहाइकल कॉग्निटिव सोशल थ्योरी है, उसने क्या कहा था, मिहाइकल वाज अ स्टूडेंट ऑफ जॉर्ज केले, अकॉर्डिंग टू हिम अ पर्सन नो रिस्पॉन्ड टू इन्वायरमेंट स्टिमुलाई डिपेंड ऑन फॉलोइंग वेरिएबल्स, ठीक है। और इसमें कीवर्ड द पर्सन नो व्हाट द पर्सन कैन डू और हाउ वेल द पर्सन जनरेट द कॉग्निटिव, ठीक है। एक्सपेक्टेशंस हैं, सेल्फ रेगुलेटरीज के बारे में जिक्र है, ऑब्जर्वेशनल लर्निंग क्या है जो कि उनके आपकी बेसिस ऑफ ऑब्जर्वेशंस होती हैं, सोशल इंटेलिजेंस थ्योरी क्या है, ये किसने दी थी आपको पता होना चाहिए, नैन्सी केंटर ने और उसके कोलीग्स ने। और चॉइस ऑफ लाइफ गोल्स, यूज़ ऑफ नॉलेज इन सोशल इंटरेक्शन, तो ये वो सारी चीज़ें हैं जो कि कॉग्निटिव अप्रोच इन बिहेवियर मॉडिफिकेशन, आप नेगेटिव और अनएक्सेप्टेबल बिहेवियर को मॉडिफाई करते हो। इस अप्रोच के ज़रिए पर्सन की जो बिलीफ है और एटीट्यूड है अफेक्ट द मोटिवेशन एंड बिहेवियर ऑफ द पर्सन, ठीक है। फॉर अटेनिंग द डिज़ायर गोल रियलिस्टिक स्ट्रेटजीज आर यूज विद द कंटिन्यूस फीडबैक। इसमें ये देखें ये किस तरह से ना हर स्टेप को और उसके इम्पॉर्टेंट। अच्छा, कॉग्निटिव थ्योरी के अंदर आरएन बैक का जो है वो काफ़ी ज़्यादा काम है, ठीक है। और उन्होंने उसकी जो है वो थ्योरी दी थी और उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की थी कि किस तरह से डिप्रेसिव पर्सन जो है वो चेंज करता है अपने थिंकिंग, उसका थिंकिंग पैटर्न किस तरह से है और कौन सी टेक्निक्स हैं जो कि उसके थॉट पैटर्न को मॉडिफाई कर सकती हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखेंगे लिखा हुआ है कि इलॉजिकल रीजनिंग है, इलॉजिकल बिलीफ्स हैं, फिर उसके फॉल्स प्रीमिसेस हैं, इफ़ आई कैन डू वट एवर इट इज़ रिक्वायर्ड देन आई विल बी रिकॉग्नाइज बाई एवरीवन, ठीक है। फिर उसके रिजिड रूल्स भी आ जाते हैं। तो ये एक ऐसा सर्कल है जो कि कॉन्टीन्यूसली एक पर्सन की कॉग्निशन के अंदर चलता रहता है। अल्बर्ट एलिस का REBT उन्होंने डेवलप करवाई थी। REBT जो थेरेपी है वो बहुत इफेक्टिव है, उसमें आप लॉजिकली इमोशंस को और बिहेवियर को टारगेट करते हो, आप इलॉजिकल इमोशंस और बिहेवियर को लॉजिकल बनाते हो विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट टेक्निक्स, ठीक है। तो ये इस तरह की डिफरेंट किस्म की इंटरेस्टिंग थेरेपीज़ और टेक्निक्स और काउंसलिंग के तरीके आपको फर्दर जैसे जैसे स्टेप बाय स्टेप चलते जाएंगे आपको मिलते रहेंगे। आज के लेक्चर को अगर मैं समराइज़ करना चाहूँ तो आज के लेक्चर के अंदर हमने जो है वो ह्यूमनिस्टिक अप्रोच को टच किया, हमने उससे पहले बिहेवियरिज्म और साइको एनालिसिस था उसको भी टच रखा और हमने उसका कंपैरिजन भी किया और हमने ह्यूमनिस्टिक के अंदर कार्ल रॉजर्स का नाम था। अच्छा, उसके बाद मैस्लो ने जो काम किया उसने नीड्स ऑफ हायरार्की जो एक्सप्लेन की उन पे बात की, उसकी थ्योरी की क्रिटिसिज्म पे बात की, फिर हमने क्लाइंट सेंटर्ड अप्रोच की बात की, उसके बाद हमने REBT की बात की, कॉग्निटिव अप्रोच की बात की। तो ये सारी चीज़ें आज के लेक्चर में हमने कवर की हैं। कोई भी कंसेप्ट आपको समझ नहीं आता आप मुझसे डिस्कस करें, इंशाल्लाह आई विल क्लियर इट। आज का हमारा जो लेक्चर है वो कवर हो गया है, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक आप हमारे साथ कंटिन्यू रखें इस सीरीज़ को, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह। तब तक मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।